तो लास्ट टाइम हम वो करे थे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स, रिवाइज करने चाहिए मेंस के लिए। तो वो नेक्स्ट वीक होपफुली तुम्हारी क्लास नहीं होगी, टेस्ट तो तुम्हारा कैंसिल हो गया जो इस संडे को था, तो नेक्स्ट वीक वैसे भी क्लास नहीं होगी, तो रिवाइज कर लेना थोड़ा बहुत। कहोगे तो कल नहीं लगाऊंगा, और क्या है। चलो बात कर लेंगे, अभी आप आज तो आए हो, अभी तो लगा ही लो क्लास। तो लास्ट टाइम एंगल ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ रहे थे हम, और हमने ये देखा था कि अगर ऑर्थोगोनल कर्व्स हो तो उनके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा हर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर। अगर एक भी पॉइंट पर 90 डिग्री नहीं है तो ऑर्थोगोनल कर्व्स नहीं कहलाएंगे। ठीक है, ये सब कुछ बोली थी, उसी पर कुछ क्वेश्चंस लिख लो। If the curve y is equal to 1 minus ax square and y is equal to x square, intersect each other orthogonally, then find the value of a. Yeah, find the value of a. अगर दोनों कर्व ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं तो a की वैल्यू क्या आएगी, करो जल्दी। ठीक है अभिनव, सही है। ठीक है योगेश, सही है। इसमें कुछ नहीं करना अपने को। पहले तो एक काम करता हूँ मैं, दो अलग अलग कर्व हैं तो उनको नाम दे लेते हैं ताकि उसमें कंफ्यूजन ना हो, y1 और y2। सबसे पहले इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या छोड़ो,
सबसे पहले इन दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो पहले कर्व से y की वैल्यू 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर है, दूसरे कर्व से y की वैल्यू एक्स स्क्वायर है। यहां से सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1/1 प्लस ए। मतलब x की दो वैल्यू आएंगी बेसिकली, एक आएगी प्लस का अंडर रूट 1/√1 प्लस ए, एक आएगा माइनस का 1/√1 प्लस ए। ठीक है, तो वो बाद में बात कर लेंगे। दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगी। अब उनके बीच में एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट करें दोनों का स्लोप निकालेंगे। तो dy बाई डी एक्स पहले वाले में आएगा माइनस का 2ax, दूसरे वाले में dy बाई डी एक्स आएगा 2x। अगर दोनों ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा m1 m2 वो -1 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4a x स्क्वायर इज इक्वल टू -1। यहां से x स्क्वायर की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, y थी 1/1 प्लस ए इक्वल टू -1। अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का 4a इक्वल टू माइनस का 1 माइनस ए। यहां से सोल्व करके a की वैल्यू आ जाएगी 1/3। ये आंसर है। ठीक है, सिंपल से। तो पॉइंट, एग्जैक्ट पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है अपने को, स्लोप का प्रोडक्ट -1 करने से हम काम चला लेंगे बस। किसी को दिक्कत है पूछ लो, नहीं तो नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। अभी मत बताना, सबको पता लगेगा। देखो, जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि कर्व्स इंटरसेक्ट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। कहीं ऐसा ना हो हम एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें और कर्व्स एक्चुअली इंटरसेक्ट कर ही ना रहे हो। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x हम जानते हैं एक पैराबोला होता है। स्टैंडर्ड पैराबोला होगा, मुंह राइट की तरफ खुला होगा, इसका कुछ ऐसा पैराबोला होगा। कुछ ये पैराबोला मिलेगा। y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स बाई टू, इसका ग्राफ हम जानते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा। जैसे जैसे हम x को बढ़ाएंगे e की पावर कम होती जाएगी तो पूरी वैल्यू भी कम होती जाएगी। तो ये कर्व कुछ ऐसा आएगा। और जैसे जैसे x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा वैसे वैसे e की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो होगा, तो ये x एक्सिस को टच करने वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों कर्व p पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं।
ठीक है, पहली बात। तो अगर पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें तो वहां पर एंगल निकाल सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा अलग ये है कि जो कर्व है ये हमारे पास एक तरह से पॉलिनोमियल कर्व है और ये एक्सपोनेंशियल कर्व है। एक पॉलिनोमियल और एक एक्सपोनेंशियल कर्व का सॉल्यूशन निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर हिट एंड ट्रायल से हो जाए तो अलग बात है, जैसे एक्स को 1 पुट करा तो वाई स्क्वायर 4 आया, एक्स को 1 पुट करा वाई इक्वल टू ई की पावर -1/2। ऑब्वियसली इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट बिना निकाले हम कोशिश करेंगे कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालें। तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y वाई डैश इक्वल टू 4 आएगा। यहाँ से y डैश की वैल्यू आएगी -1/2 ई की पावर -6/2। ठीक है, तो यहाँ से y डैश की वैल्यू आई 4/2y। तो सपोज करो ये दोनों कर्व x1 y1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे थे, तो यहाँ पर y की जगह कितना पुट कर देंगे y1, तो ये आ जाएगा 2/y1। इसी तरीके से अगर यहाँ पर काम करें तो y डैश इक्वल टू -1/2 e की पावर -x/2, उसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं, y पुट कर सकते हैं। और अगर x1 y1 पुट किया जाए तो वैल्यू आएगी -1y1/2। यहाँ से तुम नोटिस करोगे कि अगर दोनों स्लोप का प्रोडक्ट निकाला जाए तो वो आएगा 2/y1 और इंटू -y1/2, मतलब ये आएगा -1। अब क्योंकि स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आ रहा है, इसका मतलब इनके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। तो ये हमारा आंसर है। 90 डिग्री कह लो, π/2 कह लो, एक ही बात है। तो यहाँ पर इस बात का भी ध्यान देना कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है x1 y1 है, तो x1 y1 पॉइंट इस कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा और इस कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब यही होगा कि दोनों कर्व पर लाई कर रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि बिना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले भी हम दोनों कर्व्स के बीच में एंगल निकाल लें। जैसे यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ी थी लेकिन यहाँ नहीं। तो जैसे जब भी अजीब सवाल आ जाए और उनका मैक्सिमम टाइम्स पर जो आंसर आएगा वो 90 डिग्री ही आएगा, क्योंकि अगर 60 डिग्री 30 डिग्री आए तो वो हम तभी निकाल सकते हैं जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना आसान हो। जैसे एग्जांपल लो ये वाला फंक्शन, अब यहाँ पर एक्सपोनेंशियल इनटू लोगरिथमिक फंक्शन है, यहाँ पर वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना बहुत मुश्किल है अनटिल एंड अनलेस अगर हम गैस करके निकाल लें। जैसे एक्स की वैल्यू 1 पुट करके चेक कर लिया कि क्या आ रहा है, 2 पुट चेक करके कर लिया। तो अगर उस तरीके से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाए बहुत बढ़िया, नहीं तो तुम लगभग मान के चलो कि एंगल 90 डिग्री ही आएगा। कोई रूल नहीं है लेकिन नॉर्मली आता है। ये 2 क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क है, किसी को दिक्कत है, कुछ नहीं समझ में आया पूछ लो, और नहीं तो स्क्रीनशॉट लो। सही है, बिना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले भी मैं बार बार बोल रहा हूँ एंगल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस चक्करों में मत पड़े रहना कि इस क्वेश्चन में जैसे अगर तुम पॉइंट निकालने की कोशिश करोगे तो लगे रहोगे, चाहे आधा घंटा लगे रहो, आंसर नहीं आने वाला। चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखो इसके बाद। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यूजिंग number of solutions with the help of differentiation। तो थोड़ा अलग टॉपिक है जो अब तक हम करते आए हैं, जो टेंजेंट एंड नॉर्मल में हम पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चंस के थ्रू ही सीखेंगे कि क्या काम करना चाहते हैं और कैसे सवाल पूछता है इसमें। थ्योरी कुछ खास नहीं है इसमें। तो पहला क्वेश्चन लिखो इसमें, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p such that find the possible values of p such that the equation px square is equal to log x to the base e has exactly one solution, has exactly one solution। तो तुम्हें याद होगा फंक्शन के टाइम पर हमने 2-3 बार ये बात करी थी कि पी एक्स स्क्वायर हमारे पास एक पोलिनोमियल फंक्शन है, log x टू द बेस ई एक लोगरिथमिक फंक्शन है। तो दो अलग अलग टाइप के फंक्शन को सोल्व करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो हम इसमें सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ही बता सकते हैं कि अगर कब 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें तो 2 सॉल्यूशन आएंगे, 4 पर इंटरसेक्ट करें तो 4 सॉल्यूशन आएंगे। तो
इसमें हमें कहा गया है कि एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन होना चाहिए। मतलब हम ये चाहते हैं कि ये दोनों कर्व एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, ना एक से कम ना एक से ज्यादा। तो ग्राफ में इस तरीके से ग्राफ्स को सेट करना पड़ेगा कि एक सॉल्यूशन आए। ट्राई करके देखो, फिर डिस्कस करते हैं। सोचो एक बार। चल देखो, log x टू द बेस e का ग्राफ तो हमें पता ही है कैसा होगा। एक इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, माइनस इन्फिनिटी पर जीरो पर माइनस इन्फिनिटी वैल्यू लेता है, लगातार इंक्रीज करेगा और एक्स एक्सिस को 1,0 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। लेकिन पी एक्स स्केयर के बारे में हमें पता नहीं, क्योंकि y इज इक्वल टू पी एक्स स्केयर का ग्राफ बनाएंगे तो डिपेंड करता है कि एक्स स्केयर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो उसके हिसाब से कनकेव अपवर्ड या कनकेव डाउनवर्ड पैराबोला आएगा। तो पहले थोड़ा आसान वाला केस ले रहे हैं कि मान लो तुम्हारे पास p नेगेटिव आ गया। अगर p नेगेटिव है तो तुम क्या बोलोगे? एक डाउनवर्ड पैराबोला इस टाइप का होगा, और y इक्वल टू log x टू द बेस c, इसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा बनेगा। अब तुम सोच के देखो, p को तुम कितना भी नेगेटिव ले लो, नेगेटिव लेने से फर्क क्या पड़ेगा? बस इसकी कनकेविटी थोड़ी चेंज हो जाती होती जाएगी। जैसे ग्राफ जो ऐसा बने, p को थोड़ी वैल्यू चेंज करोगे तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा, थोड़ा और चेंज करोगे तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा। लेकिन ये वाला ग्राफ जो ग्रीन में बना रहे हैं और जो रेड वाला ग्राफ है, वो कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा एक पॉइंट पर, ना एक से ज्यादा ना एक से कम। मतलब अगर p नेगेटिव है तो इसका एक ही सॉल्यूशन आएगा, और हमें करना भी ये था कि एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन हो। तो ये बात तो तय है, ये वाला पॉइंट। अगर इसी तरीके से हम सेकंड की बात करें, यहां पर हम बोलेंगे कि अगर p ग्रेटर देन जीरो है, एक मिनट रुको, पहले मैं log x का बना दूं। log x का तो ग्राफ दोबारा वही बनेगा, इस तरीके से इंक्रीजिंग सा आएगा। लेकिन अब मान लो p जो है वो ग्रेटर देन जीरो हो गया, तो p ग्रेटर देन जीरो का मतलब कनकेव अपवर्ड पैराबोला होगा। अब वो कनकेव अपवर्ड पैराबोला देखो कैसे हो सकता है, या तो वो इस तरीके से आएगा, तो ये दोनों ग्राफ कभी कट ही नहीं करेंगे, तो कितने सॉल्यूशन आएंगे? जीरो सॉल्यूशन आएंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये ग्राफ इस टाइप का बन जाए कुछ, कि इस तरीके से टच करके जाए। तो अगर ये टच करके जाएगा तो इसका मतलब एक ही पॉइंट कॉमन है, तो एक सॉल्यूशन आएगा। या फिर ये ग्राफ थोड़ा ऐसा बन सकता है कि इस तरीके से जाए। यहां पर तुम नोटिस करोगे कि दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं, लेकिन हमें बोला गया है कि हमें एक ही सॉल्यूशन चाहिए। तो ऑब्वियसली कौन सा केस काम करेगा? जब दोनों ग्राफ टच कर रहे होंगे, तो वो वाला काम वाला केस बना लेते हैं। तो यहां पर उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। तो p पॉजिटिव तो होना चाहिए, उससे ये तो पता चल गया कि अपवर्ड पैराबोला आएगा। लेकिन हमें ये कंडीशन भी लगानी पड़ेगी कि दोनों ग्राफ टच करके जाए, और क्योंकि दोनों टच करके जा रहे हैं तो इस पॉइंट पर जो टेंजेंट आएगा वो दोनों के लिए कॉमन आएगा। अब उसको सोल्व कर लेते हैं। अब अगर टेंजेंट कॉमन है, मतलब वहां पर दोनों का डिफरेंशिएशन सेम होगा, तो y इक्वल टू पी एक्स के, यहां से टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे 2px। दूसरा कर्व है log x टू द बेस e, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो टेंजेंट का स्लोप आएगा 1/x।
अब क्योंकि कॉमन टेंजेंट है तो स्लोप बराबर होनी चाहिए, m1 इक्वल टू m2 होना चाहिए, मतलब 2px इक्वल टू 1/x। यहां से हमारे पास 2p एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1/2p आएगी। अब अगर एक्स स्क्वायर आ चुका है तो यहां से हम y निकाल लेंगे। तो सोच के देखो, यहां से y1 की वैल्यू, या एक मिनट रुको, अलग तरीके से लिख लो। अगर ये वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट करोगे तो y की वैल्यू आएगी p इंटू 1/2p यानी 1/2, और y कोऑर्डिनेट हमारे पास है log x टू द बेस c। तुम यहाँ पर नोटिस करोगे कि मैं दोनों ग्राफ को बराबर लेकर चल रहा हूँ, y की दोनों की वैल्यू। वो इसलिए क्योंकि जहां जिस पॉइंट पर ये कट कर रहे होंगे वहां पर x1 y1 पॉइंट होगा। x1 को यहाँ पर पुट करोगे तो y कोऑर्डिनेट y1 आएगा, यहाँ पुट करोगे तब भी y कोऑर्डिनेट y1 आएगा, क्योंकि ये पॉइंट दोनों कर्व को सेटिस्फाई करने वाला है। तो log x टू द बेस e 1/2 आया। इसका मतलब x की वैल्यू रूट ई होनी चाहिए। ये वाली रूट ई वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो p की वैल्यू आएगी अपने पास 1/2e। ये आंसर है। तो दोबारा फिर बोल रहा हूँ, अगर एक सॉल्यूशन चाहिए हो तो हम कंडीशन ये लगाएंगे कि दोनों ग्राफ एक दूसरे को टच करके जाए। इस तरीके से सोल्व करके पहले स्लोप इक्वल करेंगे, फिर y आएगा, y की वैल्यू उठाकर पुट करेंगे तो x आ जाएगा। तो यहां से हमें पता चला कि p नेगेटिव हो सकता है, कितना मर्जी हो जाए फर्क नहीं पड़ता। अगर p पॉजिटिव होगा तो उसकी वैल्यू को 1/2e ही होना पड़ेगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा p बिलोंग्स टू -∞ टू 0। अच्छा सोच के देखो, अगर p 0 भी हो गया तब भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि p 0 हुआ तो y इक्वल टू 0 आएगा। y इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस, तब भी दोनों ग्राफ एक ही पॉइंट पर कट करेंगे। उसने बोला नहीं है कि जरूरी है क्वाड्रेटिक हो। तो p 0 हो जाए तो स्ट्रेट लाइन है, एक इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है। और अगर p पॉजिटिव हुआ तो सिर्फ एक ही वैल्यू काम की है, 1/2e। ये हमारा आंसर है। तो ये थोड़ा अलग टाइप का है, एक बार देख लो, कुछ दिक्कत है पूछ लो। दूसरा सवाल इसमें जो ये पूछता है वो बोलता है कि p की वो वैल्यूज बताओ जिसके लिए एक भी सॉल्यूशन ना आए। तो अब तुम क्या करोगे, यहां पर बिल्कुल लिमिटिंग वैल्यू आ रही है, मतलब एक ही सॉल्यूशन आ रहा है। अगर पैराबोला थोड़ा इस तरफ आएगा तो सॉल्यूशन बढ़कर दो हो जाएंगे, दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पैराबोला इस तरफ आएगा तो इसका मतलब एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि ना तो कट करेंगे ना टच करेंगे। तो उसके हिसाब से कंडीशन लगा दोगे। देख लो, कुछ दिक्कत है तो पूछ लो इसमें, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। Find the values of a if the equation 1 minus cos x is equal to √3/2 mod x प्लस a, जहां पर x सिर्फ बिलोंग करना चाहिए 0 to पाई, हैज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। हाँ भाई, पूछने किसी को पहले वाला, इससे पहले वाला। ठीक है, किसी स्टेप में दिक्कत हो या पूरा पूछना हो बता देना, नहीं तो ये लिखा हुआ है अगला, ये करो ट्राई जल्दी। वही दोबारा एक सॉल्यूशन है तो एक ही पॉसिबल वैल्यूज। अच्छा, इस एक और बात, इस क्वेश्चन से ये मत समझ लेना पिछले वाले से कि टच करना ही जरूरी है तभी एक सॉल्यूशन आएगा। एक पॉइंट पर दो ग्राफ कट भी कर सकते हैं, जैसे p<0 के लिए हुआ था। वो तो इस केस में हमें टच करवाना पड़ा, क्योंकि थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे या तो जीरो सॉल्यूशन आएंगे या सीधा दो आएंगे, लेकिन हमेशा टच करना जरूरी नहीं है।
तो देखो करने का तरीका क्या होगा। सबसे पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा, ग्राफ से पता चलेगा कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं। तो 1 माइनस कोस एक्स, अगर एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कोस 0 1, 1 माइनस 1 0। ठीक है। जैसे जैसे मैं पाई बाय 2 की तरफ जाऊंगा, पाई बाय 2 तक पहुंचते पहुंचते कोस पाई बाय 2 की वैल्यू 0, 1 माइनस 0 1 आएगा, तो लगातार इंक्रीज करेगा। इसके बाद पाई तक पहुंचते पहुंचते कोस पाई की वैल्यू -1, तो पूरी वैल्यू आ जाएगी 2। तो दो ग्राफ बनाने हैं, एक तो y इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स का, और दूसरा ग्राफ हमें बनाना है y इक्वल टू √3/2 मोड एक्स प्लस ए का। तो ये ग्राफ जो बनेगा वो लगातार इंक्रीज करेगा इस तरीके से। अब क्योंकि उसने बोला है 0 से पाई, तो हमें सिर्फ 0 से पाई के बीच में चाहिए कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। बनेगा तो उसके बाद भी पूरा ऐसा एक शेप बिल्कुल ऐसी यहां पर बनेगी, क्योंकि इवन फंक्शन है, लेकिन 0 से पाई के बीच में सॉल्यूशन चाहिए हमें। इसके बाद ग्राफ बनाएंगे √3/2 मोड एक्स प्लस ए का। तो हम जानते हैं मोड एक्स का ग्राफ ये होता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में हमने पढ़ा है कि अगर √3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिक जो शेप है वो सेम रहेगी। अच्छा, प्लस ए करने की वजह से क्या होगा, या तो ये ग्राफ थोड़ा ऊपर उठ जाएगा या ये ग्राफ थोड़ा नीचे आएगा। तो ये पॉसिबिलिटीज हैं। अब हमें ए की वैल्यू इस तरीके से सेट करनी है कि ये जो ग्राफ बने वो हमारा इस ग्राफ को एक ही पॉइंट पर मीट करे। ठीक है। दूसरी बात, जो इस ग्राफ का ये वाला पोर्शन है नेगेटिव एक्स एक्सिस वाला, वो हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो ग्राफ इस कर्व को कट कर ही नहीं सकता। सोच के देखो, तो सिर्फ इसकी जो राइट हैंड साइड वाली ब्रांच होगी वो काम की होगी। तो इसका मतलब ग्राफ जो है वो या तो ऐसा बनना चाहिए, मतलब जो स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए वो या तो ऐसी आनी चाहिए, या तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसी आनी चाहिए। ताकि यहां पर एक पॉइंट पर टच करे। या फिर सोच के देखो, ये स्ट्रेट लाइन ऐसी आनी चाहिए ताकि यहां पर एक पॉइंट पर टच करे। क्योंकि दोबारा फिर बोल रहा हूं, यहां पर मान लो तुमने ये वाली लाइन ड्रॉ करी, मतलब ये एक्सट्रीम केस होगा। अगर तुम इस लाइन के ऊपर चलेगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आना बंद हो जाएगा। इस लाइन के नीचे आओगे तब भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आना बंद हो जाएगा। लेकिन सोच के देखो, अगर इस लाइन, इन दोनों लाइंस के बीच में अगर तुम कोई भी लाइन बनाओगे तो पक्की बात है एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जरूर आएगा। ये सारी पैरेलल लाइंस इस ग्राफ को एक पॉइंट पर कट करके जाएंगे। तो एक तरह से ये दो हमारे पास एक्सट्रीम केस होंगे जो मैंने फिगर बना रखी है, ये वाली। तो ये दोनों बिल्कुल एक्सट्रीम केस हैं, एक L1 वाला और एक L2 वाला। अगर हमारे पास एक ही वैल्यू इनके हिसाब से रहेगी तो हमेशा एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। तो अब वही काम करते हैं, इसको इक्वेट करवा लो। तो सपोज करो ये वाला पॉइंट हमारे पास, इस पॉइंट पर अगर बात करें तो इन दो, अगर ये दोनों ग्राफ लाइन इसको टच करके जा रही है तो स्लोप बराबर आना चाहिए। पहला फंक्शन y इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स होगा, और दूसरा फंक्शन हमारे पास y इक्वल टू √3/2 इंटू एक्स प्लस ए होगा। मोड हमने गायब कर दिया क्योंकि x पॉजिटिव के लिए काम कर रहे हैं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू, ये आएगा साइन एक्स, और अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx की वैल्यू आएगी √3/2। अगर दोनों ग्राफ एक दूसरे को टच करनी चाहिए तो स्लोप बराबर होनी चाहिए, साइन एक्स इक्वल टू √3/2। साइन एक्स इक्वल टू √3/2 को सोल्व करेंगे तो दो एंगल आएंगे, एक π/3 और एक 2π/3। आने को इनफाइनाइट एंगल ला सकते हैं, लेकिन दोबारा हमें सिर्फ 0 से पाई के बीच में काम करना है। तो एक बार x इक्वल टू π/3 के लिए काम करेंगे कि या तो ये x इक्वल टू π/3 पर टच करेंगे, मतलब ये वाला पॉइंट जो पहले आ रहा है π/2 से। तो π/3 पर अगर टच करें तो स्लोप तो इक्वल हो ही गए, लेकिन ये पॉइंट दोनों कर्व मीट भी करनी चाहिए, मतलब दोनों के y कोऑर्डिनेट इक्वल होने चाहिए। तो यहां से हम बोलेंगे कि 1 माइनस कोस π/3 इज इक्वल टू √3/2 इंटू π/3 प्लस ए। कोस π/3 1/2 होगा, सोल्व करेंगे तो ए की वैल्यू आएगी π√3/6 माइनस 1/2। अच्छा, अगर x इक्वल टू 2π/3 पर चेक करें, मतलब π/2 के बाद जो पॉइंट आ रहा है अगर वहां पर दोनों कर्व टच करें तब भी दोनों के y कोऑर्डिनेट इक्वल होनी चाहिए, मतलब 1 माइनस कोस 2π/3 इक्वल टू √3/2। यहां पर x की वैल्यू 2π/3 पुट करेंगे प्लस ए। सिंप्लीफाई करोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी यहां से
√3 पाई अपॉन 3, ये बनेगा -1/2, 1 में से -1/2 गया तो 3/2, इधर लाकर माइनस का 3/2। तो यहां पर टच करने के लिए ए की वैल्यू ये होनी चाहिए, यहां पर टच करने के लिए ए की वैल्यू ये होनी चाहिए। तो अगर इसके बीच में लाइन चाहिए तो ए की वैल्यू इन दोनों वैल्यूज के बीच में आनी चाहिए। तो जब तक ए की वैल्यू इस इंटरवल में आएगी तब तक तो हमारी लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। अगर थोड़ी ज्यादा हुई तो ऊपर चली जाएगी, थोड़ी कम हुई तो नीचे आ जाएगी, तब हमारे पास सॉल्यूशन आने बंद हो जाएंगे। तो यहां पर तुम अपना आंसर बोल दोगे कि ए बिलोंग्स टू 1/2 माइनस π/2√3 से लेकर 3/2 माइनस π/√3। मैंने थोड़ी वैल्यू गलत निकाली है, वो मैं सही कर देता हूँ। पढ़ लो दोबारा, कुछ दिक्कत है तो पूछ लो। हाँ भाई बोलो, कोई दिक्कत हो तो। बढ़िया, आगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारे पास, टॉपिक नहीं है बस टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, वही लोकस ऑफ अ पॉइंट। इसमें तुम्हें क्या होगा, एक कर्व के बारे में, टेंजेंट या नॉर्मल के बारे में कुछ स्पेसिफिक बोल देगा। जैसे यहाँ पर हमें बोल रहा है कि उन पॉइंट्स का लोकस बताओ जिन पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा। तो कुछ नहीं करना, यहाँ से dy/dx निकाल कर इक्वल टू 0 कर देंगे। वहां से x और y में रिलेशन आएगी, जो रिलेशन आएगी वही लोकस होगा। क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुमने पढ़ा है कि एक कुछ कुछ पॉइंट्स x, y जो एक रिलेशन फॉलो करते हैं उसी को हम लोकस बोल देते हैं। तो वही काम यहाँ पर करना होगा, होमवर्क है, घर से कर लेना, कल डिस्कस कर लेंगे। स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स। अंजलि अभी भी आवाज कम आ रही है? ठीक है। यस सर का मतलब कि कम आ रही है, ठीक है। क्या सबके साथ है क्या ये दिक्कत? अब बताओ, शायद अब ठीक आ रही होगी। ठीक। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स। ये टॉपिक पहले बताओ, कोऑर्डिनेट में थोड़ा बहुत हुआ है या नहीं, कि सर्कल और पैराबोला के बीच में मिनिमम डिस्टेंस निकालना हो, ये सब बातें हो गया टॉपिक? फिर तो पता ही होगा तुम्हें कि अगर मान लो मैं तुम्हें बोल दूं एक सर्कल है, एक पैराबोला है, और इनके बीच में बोल दिया जाए कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो, कम से कम डिस्टेंस निकालो, तो वो हम जानते हैं कब आएगा, कॉमन नॉर्मल के अबाउट आएगा।
हम एक ऐसी लाइन ढूंढेंगे जो सर्कल के लिए भी नॉर्मल का काम करे, मतलब उसके सेंटर से पास करेगी, और पैराबोला के लिए भी नॉर्मल का काम करे। तो ये जो डिस्टेंस होगा, इस नॉर्मल के अलोंग जो डिस्टेंस होगा, वो कर्व्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुमने सिर्फ सर्कल, पैराबोला, एलिप्स इनमें काम करा होगा। यहाँ पर हमारे पास किसी भी टाइप का फंक्शन आ जाए उसमें काम कर सकते हैं, क्योंकि अब हम सबके लिए नॉर्मल निकालना जानते हैं। सॉरी। दूसरी बात, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दो कर्व के बीच में तीन कॉमन नॉर्मल आ गए, सपोज करो। ऐसा भी पॉसिबिलिटी है हमारे पास कि ये दो कर्व थे, सर्कल और पैराबोला, इनके बीच में तीन नॉर्मल आए। तो एक डिस्टेंस ये मिलेगा जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, एक डिस्टेंस ये वाला आया, और एक डिस्टेंस ये वाला आया। तो ऑब्वियसली तीनों डिस्टेंस आ रहे हैं, और जरूरी नहीं है कि तीनों डिस्टेंस इक्वल होंगे। तो अगर तीन कॉमन नॉर्मल हैं तो तीनों कॉमन नॉर्मल के अबाउट डिस्टेंस निकालोगे। उन तीनों में जो डिस्टेंस छोटा आएगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो वो मेहनत करनी पड़ सकती है अगर एक से ज्यादा कॉमन नॉर्मल आए। दूसरी बात, अगर मान लो दो कर्व इंटरसेक्ट कर गए, अब यहां पर तुम्हें कुछ सोल्व करने की जरूरत नहीं है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो आएगा। क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब यही होता है कि दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट सर्कल पर लेना है, एक पॉइंट पैराबोला, और उनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस निकालो। ठीक है, वो ऐसा पेयर ढूंढो। तो अगर मैं सर्कल का ये वाला पॉइंट ले लूं ए, और पैराबोला के लिए भी ये वाला पॉइंट ही ले लूं ए, तो ए और ए के बीच में डिस्टेंस जीरो आएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो हो गया। तो ये कहानी सिर्फ तब करनी पड़ती है जब नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व्स हो। तो लिखो इस पूरे को, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व्स always lies along their common normal। तो मैं पूरी कहानी नहीं लिख रहा, वो हम जानते हैं कि अगर एक से ज्यादा कॉमन नॉर्मल आए तो हर किसी के लिए चेक करो, जो छोटा है वो आंसर है। द कर्व्स intersect each other, then the shortest distance is equal to zero। लेकिन इतना आसान वो पूछता कम ही है, लेकिन वो पूछ ले तो बहुत बढ़िया। या हो सकता है कि स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन आते हैं ट्रू फॉल्स वाले, उसमें स्टेटमेंट बनाकर बोल सकते हैं कि ऐसा होगा। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन y is equal to x minus 2 and the parabola y is equal to x square plus 3x plus 2। करो। अच्छा, पैराबोला के लिए तो नॉर्मल हमें पता है ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। लाइन के लिए होपफुली तुम्हें पता होगा कि जैसे सपोज करो y इक्वल टू एक्स माइनस टू लाइन है, तो इसके लिए नॉर्मल का मतलब होता है इसके परपेंडिकुलर जितनी भी लाइन आ रही है। क्योंकि एक लाइन अपने लिए टेंजेंट होती है तो उसके परपेंडिकुलर लाइंस नॉर्मल होंगी। करो जल्दी।
नहीं शशांक, ये नहीं आएगा। शायद तूने अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड नहीं कर रहा। ठीक है रितिका, सही है। ठीक है योगेश, सही है। एक ये वाला क्वेश्चन और नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, लोकस का ही सवाल है ये भी। चल देखो क्या करोगे इसमें। लाइन के लिए तो नॉर्मल वही होगा जो परपेंडिकुलर लाइन आएगी, और पैराबोला के लिए बेसिकली नॉर्मल हमें निकालना पड़ेगा। तो देखो लाइन का स्लोप यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 है, तो जो नॉर्मल का स्लोप होगा यहाँ से, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल का स्लोप -1 आना चाहिए। तो पैराबोला के लिए जो नॉर्मल है उसका भी स्लोप -1 होगा। पैराबोला को डिफरेंशिएट कर लो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x+3। ये लेकिन टेंजेंट का स्लोप मिलेगा। नॉर्मल का स्लोप निकालने के लिए इसको माइनस से मल्टीप्लाई और रेसिप्रोकल, और यहां से हमने नॉर्मल का स्लोप निकाला हुआ है -1 के इक्वल। अगर इक्वेट करेंगे माइनस माइनस कटेगा, तो 2x+3 इक्वल टू 1 आएगा। x की वैल्यू -1 आएगी। x की वैल्यू -1, इसको पैराबोला की इक्वेशन में पुट करेंगे तो 1 -3 + 2 यानी y कोऑर्डिनेट 0। मतलब -1, 0 वो पॉइंट होगा जहां पर ये कॉमन नॉर्मल ड्रॉ होगा। तो देखकर ही पता चल रहा है कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो मिनिमम डिस्टेंस होगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए हमें इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना होगा लाइन से। वो तुमने निकालना सीखा है। लाइन की इक्वेशन y - x + 2 = 0 है। तो पॉइंट का डिस्टेंस निकालना हो तो पॉइंट पुट करो पहले,
0 माइनस -1 +2 अपॉन में आता है √a² + b²। इसका मोड लगा लो क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव चाहिए, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा 3/√2। ये आंसर है। कुछ दिक्कत है पूछ लो, नहीं तो नोट करो। ये एक सवाल और लिखा हुआ है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। नियरेस्ट टू द लाइन बोला हो या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला हो, एक ही बात है। फिलहाल मेरे पास क्वेश्चन ही नहीं किए हैं पैराबोला और हाइपरबोला के, लेकिन कंसेप्ट तुम्हें पहले से पता ही है, तो अगर कोई और कर्व भी आ जाए तब भी सेम प्रोसेस होगा। जैसे मान लो y = ln x टाइप बोल दे, चलो सुन ही लो, मतलब क्वेश्चन नहीं है लेकिन, या लिख लो, एक काम करो मन से बना लेते हैं। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द कर्व्स। यहाँ पर लिख लो y = ln x एंड y = ln x। ये आएगा, यहाँ पर लाइन चाहिए तो, या फिर लाइन थोड़ी ऊपर से इस तरह से। y = 7x और y पॉजिटिव चाहिए तो +10 ले लो, तो y = 7x + 10। तो ये दो क्वेश्चन है, ये भी होमवर्क है, ये भी घर से करके लाओगे। नेक्स्ट क्लास में सैटरडे को डिस्कस करेंगे। कल ना ट्राई, इतना प्रेशर भी नहीं है, अगर टाइम नहीं मिले तो परसों सैटरडे को डिस्कस कर लेंगे अपने, ठीक है। हो गया सबका यहाँ तक? हाँ भाई, हाँ या ना, कुछ दिक्कत है अभी तक जो पढ़ा है वो पूछ लो। ये तो ऑर्थोगोनल वाला ही हुआ था। उसके बाद हमने ये देखे कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन अगर हमें सेट करने पड़ जाए तो कैसे करते हैं। लोकस ऑफ अ पॉइंट इसमें कुछ नहीं है, अपने को ये ट्राई कर लेना, घटिया से सवाल है। रिलेशन दी होगी, एक्स और वाई में इक्वेशन निकालनी है बस। और ये वाला भी आसान ही है, कॉमन नॉर्मल। अब इसी से जुड़ा हुआ, वैसे तो टॉपिक का नाम हमने लिखा था टेंजेंट एंड नॉर्मल, लेकिन जब टॉपिक पढ़ेंगे उसका टेंजेंट नॉर्मल से कोई लेना देना नहीं है, डिफरेंशिएशन की एक एप्लीकेशन है बस। लेकिन टेंजेंट एंड नॉर्मल टॉपिक में पढ़ा दी जाती है, तो यहीं लिख लो अप्रोक्सीमेशन। ये भी कुछ नहीं, बहुत आसान टॉपिक है। इसमें जिसमें तुम्हें थोड़ा सा पहले आइडिया दे दूं, जैसे तुमसे बोल देता है कि √25.2 है, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताओ कितनी आएगी, इस नंबर का जो रूट आएगा कितना आएगा। तो हम जानते हैं 25 का √5 होता है, तो 25.2 उसके आसपास का नंबर है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 5 के आसपास आएगी। तो वो कितनी वैल्यू आएगी वो हम निकालते हैं अप्रोक्सीमेशन की मदद से, डिफरेंशिएशन की मदद से। तो इसमें करने का काम ये होता है कि जैसे सपोज करो y = fx है, ठीक है। तुमने x में थोड़ा सा चेंज लाया, तुमने x में थोड़ा सा चेंज लाया, डेल्टा x, x प्लस डेल्टा x हो गया। डेल्टा x अगर पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब x की वैल्यू इंक्रीज करिए, अगर डेल्टा x नेगेटिव हुआ तो हमने x को डिक्रीज करे। तो इससे फर्क ये पड़ेगा कि y में भी थोड़ा सा चेंज आएगा। अब वो डिपेंड करेगा कि फंक्शन कैसा है, उसके हिसाब से पॉजिटिव या नेगेटिव चेंज, दोनों को हम रिप्रेजेंट करें डेल्टा y से। तो ये मत सोचना कि y की वैल्यू बढ़ेगी, डेल्टा y नेगेटिव हो तो y की वैल्यू कम भी हो सकती है। तो x में चेंज लाने पर x प्लस डेल्टा x, y में चेंज लाने पर y प्लस डेल्टा y। अब ये जो नया पॉइंट होगा वो भी तो इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब y प्लस डेल्टा y जो आएगा वो आएगा f(x प्लस डेल्टा x)। ठीक है, इतना होगा। एक मिनट में दोबारा लिख दूं। तो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू आ जाएगा f(x प्लस डेल्टा x)। ठीक है, अब हम ये बोलते हैं कि अगर हम डेल्टा x को 0 की तरफ अप्रोच करवा दें, जो हम लिमिट में काम करते आए थे कि कोई डिफरेंस जो है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो डेल्टा x जो डिफरेंस है उसको कोशिश ये करेंगे कि वो धीरे धीरे 0 को अप्रोच करना चालू कर दे।
क्योंकि तुम्हें वो डेफिनेशन पता ही है कि अगर एक फंक्शन है, ए और बी दो पॉइंट है, अगर ए और बी काफी दूर होंगे तो हमारे पास कोड को रिप्रेजेंट करेगी। फिजिक्स में तुमने पढ़ा हुआ है कि ये एवरेज रेट ऑफ चेंज है। अगर तुम पॉइंट को पास लाते जाओगे तो धीरे धीरे एक काम होगा कि ये लाइन टेंजेंट का काम कर देगी, मतलब वहां पर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज आ जाएगा। तो डिफरेंस डेल्टा एक्स को जीरो को अप्रोच करवाएंगे। तो अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो तो डेल्टा एक्स बोलते हैं, अगर नेग्लिजिबल डिफरेंस हो तो उसको डीएक्स बोलना चालू कर देते हैं। तो यहां पर करते क्या हम, ध्यान से देखना, ये तो वैसी कहानी थी, कुछ नहीं करना, डिफरेंशिएट मारो, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये आ जाएगा एफ डैश एक्स। यहां से हम बोल सकते हैं कि dy इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। बस तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना है। तो यहां पर dy क्या होगा, स्मॉल चेंज इन y, dx का मतलब होगा स्मॉल चेंज इन x, और f डैश x का मतलब उसका डेरिवेटिव है। तो अगर हमें ये पता होगा कि x में जो छोटा सा चेंज लाया है dx, उससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी dy की, कि उससे y पर कितना फर्क पड़ेगा, कितना छोटा सा चेंज आएगा। जैसे क्वेश्चन लिख के देखो, उससे समझाता हूं मैं। बहुत सिंपल है, देखने में शायद अजीब लग रहा होगा बस। जैसे लिखो फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 25.2, मान लो यही सवाल है। तो कुछ नहीं करना, घटिया सा सवाल है, हमें क्या करना है, किसी नंबर का रूट निकाल लेना। तो फंक्शन तुम्हें देगा नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि फंक्शन निकाल कर मतलब बोल देगा तुम्हें कि ये फंक्शन है, सॉरी, तुम्हें फंक्शन एज्यूम करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर क्या है, एक नंबर है उसका रूट ले रहे हैं, तो तुम जानबूझकर एक फंक्शन एज्यूम कर लोगे कि y इक्वल टू रूट एक्स है। अब इसको डिफरेंशिएट मार दो, ये स्टेप करना है बस, और कुछ नहीं है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट करोगे तो 1/2 रूट एक्स, इसका मतलब dy की वैल्यू आएगी 1/2 रूट एक्स dx। फंक्शन एज्यूम करा, ये इस तरीके से वैल्यू आ गई। अब तुम्हें क्या करना है, ऑब्वियसली 25.2 का अगर रूट निकालना सिंपल आसान होता तो हम वही निकाल लेते। तो 25.2 के आसपास वो नंबर ढूंढो जिसका रूट निकालना हमारे लिए पॉसिबल है। तो हम x को ले लेते हैं 25, वहां पर y की वैल्यू रूट 25 यानी 5 आएगी। लेकिन हमें 25 पर ना वैल्यू निकालकर 25.2 पर निकालनी है। तो जो नया x होगा, मतलब क्या लिखोगे इसको, ये x1 मान लो, ये y1 मान लो, तो जो नया x होगा वहां पर वैल्यू कितनी आएगी, 25.2। तो चेंज कितने का लेकर आए हैं, अगर दोनों में चेंज की बात करें तो चेंज आया है 0.2 का, वो वैल्यू उठाकर पुट कर दो। तो dy इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स का मतलब, तो ओरिजिनल वैल्यू जो 25 रखी है ना वो यहां पर पुट करोगे। तो ओरिजिनल वैल्यू 25 वो पुट कर दी, dx का मतलब जितने का चेंज आया है 0.2, सोल्व करो, 0.2 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 0.02। ये y में चेंज आया है, शुरू में y 5 था, तो जो नया y होगा वो होगा y1 प्लस dy, मतलब ये आ जाएगा 5 प्लस 0.02 मतलब 5.02। तो रूट 25.2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 5.02 होगी। दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ, जो निकालना है उस हिसाब से फंक्शन मान लो, रूट एक्स मान लिया, डिफरेंशिएट करके dy इक्वल टू एफ डैश एक्स dx ये वाला लिख लो। फिर इसके आसपास वो वैल्यू ढूंढो जिसका रूट निकालना पॉसिबल है। ठीक है, तो 25 मान ली, वहां पर शुरू पे वैल्यू y की 5 है, 25 से 25.2 जाने में हमें 0.2 का चेंज लाना पड़ेगा, वो dx की जगह पुट करोगे, वहां से dy आ जाएगा, यानी y में कितना चेंज आया, तो पुरानी y में चेंज वाली वैल्यू ऐड कर दो, वो आंसर होगा। दिक्कत किसी को? हाँ ना, कुछ जवाब पूछना है पूछ लो, दोबारा फिर रिपीट कर दूंगा। कोई स्टेप नहीं समझ में आया तो ठीक है। बाकी अभी बाइनोमियल चैप्टर चल रहा है ना तुम्हारा, अगर मुझे सही पता तो इस क्वेश्चन को बाइनोमियल से करने का भी तरीका होता है, वो डिपेंड करता है ऑप्शंस कैसे हैं। बाइनोमियल से थोड़ा और एग्जैक्ट आ जाता है, कभी कभी, कभी कभी डिफरेंशिएशन से एग्जैक्ट आता है। जैसे 25.2 को तुम क्या लिख सकते हो, 25.2 की पावर 1/2 लिख सकते हो। ठीक है, इसको लिख सकते हो 25 प्लस 0.2 की पावर 1/2, फिर 25 कॉमन ले लो, बाहर आ जाएगा 5, 1 प्लस 0.2 अपॉन 25 पूरे की पावर 1/2।
टॉपिक हो चुका है तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो हो जाएगा, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं 1+nx उस चीज से, वहां से भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने का तरीका होता है, तो उस टाइम जो हिट कर जाए वो ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, एक दो क्वेश्चन करके देख लेते हैं, फिर बाद में कंटिन्यू करेंगे। स्क्रीनशॉट लो जल्दी, लिखो फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 25 का क्यूब रूट। करो जल्दी से, फंक्शन एज्यूम करो। वो टूचा बिना वो आंसर देख लो। ठीक है अभिनव, सही है। शशांक, मेरे पास डेसिमल में आंसर है तो हो सकता है तेरा सही हो, लेकिन अगर कैलकुलेटर है आसपास तो डेसिमल में निकाल के बता दे एक बार। नीचे उतरे देते आसपास है, लेकिन थोड़ा गलत है। तूने गड़बड़ ये कर दी कि यहाँ पर वैल्यू कम करनी है अपने को। पिछली बार 25 से बढ़ाकर 25.2 लेकर आनी थी तो पॉजिटिव डेल्टा एक्स था। इस बार 27 लिया हुआ शुरू में, उससे 25 पर आना है तो डेल्टा एक्स नेगेटिव होगा, तो प्लस माइनस का ध्यान देना पड़ेगा अपने को। ठीक है शशांक, सही है। ठीक है रितिका, सही है। तो कुछ नहीं, आसान सवाल है। अब क्योंकि क्यूब रूट निकालना चाहते हैं तो उस हिसाब से फंक्शन एज्यूम कर लेंगे। तो लेट y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 1/3। सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, dy इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 का डिफरेंशिएशन 1/3, एक्स की पावर -2/3 इंटू में आएगा dx, या थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लो, dy इक्वल टू 1/3 एक्स की पावर 2/3 dx। ठीक है, ये तो है ही। अब बताया था एक ऐसी वैल्यू से काम करना चालू करो जिस पे तुम वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। तो 27 का क्यूब रूट निकालना आता है, तो शुरुआत करेंगे 27 से। वहां पर y की वैल्यू आएगी कि उसका क्यूब रूट यानी 3। जो x2 हमें वैल्यू चाहिए वो चाहिए 25। तो यहां से यहां तक आने में हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यू रिड्यूस करनी पड़ेगी। तो डेल्टा x की वैल्यू यहाँ पर -2 आएगी। तो वही गलती मत कर देना +2 वाली, क्योंकि यहाँ पर हमने
x को बढ़ाया था तो डेल्टा x पॉजिटिव आया था, यहाँ पर कम कर रहे हैं तो डेल्टा x नेगेटिव आएगा। वैल्यू उठाकर पुट कर दो तो dy इज इक्वल टू 1/3। x की वैल्यू वो पुट करते हैं जो ओरिजिनली लेकर चले थे, 27 की पावर 2/3 इंटू डेल्टा x, वो है -2, मतलब -2/3, ये बनेगा इंटू 9, मतलब माइनस का 2/27। dy आ गया तो मतलब y फाइनल जो होगा वो होगा पुरानी वाली वैल्यू में से हमें माइनस करना पड़ेगा क्योंकि चेंज नेगेटिव है, मतलब वैल्यू छोटी होगी। तो ये आ जाएगा 81 माइनस टू 79/27, ये आंसर है। तो अगर डेसिमल में पूछे तो तुम डेसिमल में डिवाइड करके बता सकते हो अपने आप, नहीं तो फ्रैक्शन में तो यही है। आगे समझ क्या करना है, और शायद 12th में करे भी हैं तुमने। एक ये कोर क्वेश्चन है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f ऑफ 3.02 वेयर f ऑफ x इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर फंक्शन पहले से दिया हुआ है, एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, ये भी होमवर्क है, ये भी करके आओगे। अभिनव आंसर पता नहीं भाई इसका, ठीक है सही निकालोगा, कैलकुलेशन ये थोड़ी बस। तो स्क्रीनशॉट ले लो, आज में कोई डाउट है पूछ लो, कल अटेंड करनी है क्लास, कर लोगे? नेक्स्ट वीक तो नहीं होगी मोस्ट प्रोबेबली, मेरी तो पूरी कोशिश रहेगी तुम्हारी छुट्टी हो जाए, बाकी देखो जो भी है। और दोबारा फिर बोल दूं, इस वाले टेस्ट की वजह से नहीं करवा रहा हूं मैं ये, क्योंकि उसमें 2 लेक्चर से तुम्हारा ऐसा नहीं है कि पहले अगर नंबर कम आ रहे थे तो एकदम से कुछ ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा, एक आध वो भी धक्के से आ गया इन्हीं टॉपिक पर, तब फायदा होगा। टारगेट अपना वही है कि अप्रैल से पहले पहले ढंग से डिटेल में पूरा कर सकें। हाँ अभिनव, कोशिश तो मेरी यही है कि नेक्स्ट वीक ना हो क्लास, क्योंकि फॉर्म तो भरी होंगे ना तुमने पहले अटेम्प्ट के भी, या दे ही नहीं रहे पहला पेपर? हाँ तो दे रहे हो ना, तो बीच में किसी का किसी दिन होगा, तो कोशिश तो ये करेंगे ताकि थोड़ा बहुत नोट्स भी रिवाइज कर लो, एटलीस्ट जो टॉपिक पहले हो चुके हैं वो तो हो ही जाए। तो बोलो कल की क्लास लगानी है? ठीक है, तो मेरी तरफ से है, बाकी अगर कोई चेंज होगा तो मैं नोटिफाई कर दूंगा, मैसेज डाल दूंगा, वही 4 4:30 बजे क्लास होगी। ठीक है, ज्यादा लंबी नहीं दिया करूंगा, पता है मुझे तुम्हारी 3 क्लास पहले होती हैं तो घंटा सवा घंटा बहुत है, और वैसे भी पेन टैप पर जल्दी कवर हो जाता है। तो फायदा वो तुम्हें अप्रैल वाले में मिल जाएगा, 2 महीने में वो जो शायद 3 महीने में होना था वो 2 महीने में पूरा हो जाएगा पहले ही, तो 2 अटेम्प्ट ढंग से दे पाओगे अपने, नहीं तो वो मई वाला रह जाएगा, बस वही है। बाकी अपने नोट्स पढ़ने चालू कर दो, जितना हुआ है, बार बार मैं पहले भी बोल चुका हूँ 2 3 क्लास में, वो एटलीस्ट उतना ढंग से हो जाए, उसमें क्वेश्चन गलत ना हो, उससे तुम्हें इतना पता लग जाए कि जो हुआ है उसमें तैयारी कितनी है। ठीक है, बाय।